अब हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया SN1। SN1 क्या होती है? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होगा क्या इसके अंदर? हमने इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोला? मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड होगा। अब एल्काइल हैलाइड में से मुझे इस हैलोजन को निकालना है, और हैलोजन निकालेगा कौन? ये रिएक्शन कौन सी चल रही है? चल रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मुझे मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो आके इस पे अटैक करेगा। अब दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या? इस एल्काइल हैलाइड में से या तो ये हैलोजन न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले खुद ही निकल जाए, या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है? न्यूक्लियोफाइल आके हटाए इसको। SN1 के अंदर क्या होता है? SN1 के अंदर ये जो हैलोजन है ये क्या होता है? ये अपने आप बाहर निकल जाता है। और कैसे निकलेगा? ये कुछ ऐसे बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा R पॉजिटिव। और R पॉजिटिव क्या होता है? R पॉजिटिव होता है कार्बोकैटायन। क्या होता है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के अंदर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो क्या करवाते हैं हम? रीअरेंजमेंट करवाते हैं। रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप क्या कराएंगे? रीअरेंजमेंट कराएंगे। रीअरेंजमेंट कराते क्यों? अगर आपसे कोई पूछ ले, रीअरेंजमेंट हम इसलिए कराते हैं ताकि इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। ठीक है। अब क्या होगा? अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा और आके क्या करेगा? अटैक करेगा और क्या बना देगा? RN। समझ आ गई? अब ये रीअरेंजमेंट वर्ड एक यहां पे आया, इसका मतलब समझ लेते हैं होता कैसे है। रीअरेंजमेंट क्या होता है? रीअरेंजमेंट चार तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? चार। कौन कौन सा? फर्स्ट, एक होता है मिथाइल शिफ्ट, एक होता है मिथाइल शिफ्ट, एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट। एक होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है रिंग एक्सपेंशन। क्या होता है? फोर्थ, रिंग एक्सपेंशन। अब ये क्या क्या होते हैं? यहां पर हमें दो की जरूरत पड़ेगी, फिलहाल हम दो पढ़ रहे हैं, मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट क्या क्या होते हैं। पहले मैं बात करता हूं मिथाइल शिफ्ट की। मिथाइल शिफ्ट होता क्या है? जैसे मेरे पास ये कार्बोकैटायन है, मेरे पास ये क्या है? कार्बोकैटायन है। ठीक है, कुछ इस तरह का। और इस कार्बोकैटायन के अंदर क्या होता है? इस कार्बोकैटायन के अंदर अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आते हो, ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आए आप, तो न्यूक्लियोफाइल लाने पर इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। देखना जरा, ऐसा बनेगा। अब ऐसा क्यों? न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना तो यहां पे था, लेकिन जुड़ा यहां पे, ऐसा क्यों? अब यहां पर इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर यहां पर रीअरेंजमेंट हुआ। कैसे हुआ रीअरेंजमेंट? मैं बताता हूं आपको। अगर मैं बात करूं ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है? ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कौन सा है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आप क्या करो? आप स्टेबिलिटी को चेक कराने के लिए क्या करो? इसके अंदर आप अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लो। कैसे करते हैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट? अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं? जो भी कार्बोकैटायन होगा उससे जो डायरेक्टली जुड़े कार्बन होंगे वही होंगे मेरे अल्फा कार्बन। तो इसके अंदर अल्फा कार्बन कौन है? ये मेरा अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे वो मेरे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मिथाइल शिफ्ट करा दूं, मिथाइल शिफ्ट कैसे होगा? इस वाले मिथाइल को तो भेज दो यहां पर और इस पॉजिटिव चार्ज को दे दो इसको। कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, इससे फिर CH3, फिर इससे CH2, और CH2 को हमने दे दिया CH3 और पॉजिटिव दे दिया हमने इसको। अब आप जरा चेक करो, इस कार्बोकैटायन के, इस कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन होंगे? मतलब सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? पहले आप अल्फा कार्बन चेक कर लो। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए? 8 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए? 8 अल्फा हाइड्रोजन। और जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, ये बात नोट करनी है, जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। और साथ ही साथ ये कौन सा कार्बोकैटायन है? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है।
आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपके पास इस तरह का कुछ कार्बोकैटायन है तो उसके अंदर इस तरह से रीअरेंजमेंट होगा, और अब यहां पर आकर कोई भी स्पीसी होगी वो आके यहां पे अटैक करेगी। ये तो हो गया आपका मिथाइल शिफ्ट। दूसरा कौन सा आता है, सेकंड आता है आपका हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा कार्बोकैटायन बन गया, मेरे पास कुछ ऐसा कार्बोकैटायन बन गया। अब ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप इसके अंदर चेक करोगे, इसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन इस कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा कार्बन, इससे मैंने चेक किया क्या एक अल्फा हाइड्रोजन है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट करा रहा हूं। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, इसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा, उस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप इससे हाइड्रोजन लेके इसको दे दो और इस पॉजिटिव चार्ज को इसको दे दो, तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप चेक करो जरा, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन अब इसके होंगे, और जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इस तरीके से होता है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन यहां पर चला गया और पॉजिटिव कहां पे आ गया, यहां पे। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है जब भी आप रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हाइड्राइड शिफ्ट को पहले सोचना, यानी कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किससे, मिथाइल शिफ्ट से। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है किससे, मिथाइल शिफ्ट से। ये तो बात हो गई शिफ्टिंग की। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर वापस आके किसकी, अब बात करते हैं SN1 की। ठीक है, रीअरेंज करा दिया, उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है उसके बाद हमने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। अब क्या करना है, इसके बारे में कुछ बातें जाननी है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जानना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा, रीअरेंज इफ पॉसिबल, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो क्या कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है। तीसरा, अगर आपसे कोई पूछ ले इसकी रेट लिख के लिखा है, तो होता क्या है इसके अंदर 2 स्टेप है। ये इसको तो बोलते हैं, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है, ये क्या है इस रिएक्शन का सेकंड स्टेप है। और जो फर्स्ट स्टेप होता है ये क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है, और जो इसका सेकंड स्टेप होता है ये कैसा होता है, ये फास्ट स्टेप होता है। और आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था क्या, किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप ही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अगर आपको इसकी रेट लिखनी है, R = K Rx, यानी कि एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और पावर में क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी होगी, मोलिकुलैरिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, 1 है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी 1 होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 बात हो गई। फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात आए, SN1 के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ना, वो किस पे करता है, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा पहला कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। फिफ्थ पॉइंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरे पास कोई एल्काइल आयोडाइड है, अगर मेरे पास कोई एल्काइल ब्रोमाइड है, अगर मेरे पास कोई एल्काइल क्लोराइड है, और अगर मेरे पास कोई एल्काइल क्लोराइड है, और इन सबके अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, सेम, तो एल्काइल आयोडाइड की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो ज्यादा होगी एल्काइल ब्रोमाइड से, एल्काइल ब्रोमाइड की ज्यादा होगी एल्काइल क्लोराइड से, और एल्काइल क्लोराइड की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे क्या होगी, कम। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कोई बोल दे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, अगर मेरे पास कोई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और मेरे पास है मिथाइल हैलाइड, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बताओ इन सब में SN1 की सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की
3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे कम होगी, 1 डिग्री की उससे कम होगी और इसकी सबसे ज्यादा कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और ध्यान क्या रखना है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उससे कम होती है और 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, इसके अंदर 2 डिग्री और इसके अंदर 1 डिग्री, जिसकी वजह से इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री हम किसकी पढ़ते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड की। अभी एक नया वर्ड आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहली बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? स्टीरियोकेमिस्ट्री हम उसकी पढ़ते हैं जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, पता कैसे लगेगा? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसका नाम होता है पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। क्या नाम होता है? पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। अब ये पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले क्या होता है, मेरे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? जो आपके घरों में लगी होती है, जो चारों तरफ फैलती है, वो होती है ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, वो क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट। इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं क्या कर रहा हूं? इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं निकोल प्रिज्म से पास कर रहा हूं। किससे पास कर रहा हूं? निकोल प्रिज्म से। ठीक है, ये मेरा क्या है? निकोल प्रिज्म। जैसे ही मैं इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करता हूं, पास करने पर ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाती है पीपीएल के अंदर। अब ये पीपीएल क्या होता है? पीपीएल होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, कैसी होती है? ये कुछ ऐसी हो जाएगी, मतलब कि ये सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी? एक प्लेन में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? सारी की सारी लाइट क्या आ जाएगी? प्लेन में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे समझो जैसे वो लेजर लाइट आती है जो एक जगह पॉइंट करती है, वैसे हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अब इस पीपीएल को हम जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें चेक करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करेंगे? पास करेंगे। पास करने पर दो बातें हो सकती हैं। दो बातें कौन कौन सी हो सकती है? दो बातें, या तो ये पीपीएल जैसी पास की वैसी रहे, रोटेट ना करे। पीपीएल डज नॉट रोटेट। अगर पीपीएल रोटेट नहीं कर रहा है तो दिए गए कंपाउंड को हम बोलेंगे कि दिया गया कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर रहा है। अब अगर मैंने इस पीपीएल को पास किया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और ये पीपीएल पास करने पर या तो ऐसे रोटेट कर जाए या फिर ऐसे रोटेट कर जाए, तो हम बोलेंगे कि पीपीएल क्या हो गई? रोटेट कर गई। पीपीएल रोटेट। अगर पीपीएल रोटेट कर जाए तो हम बोलेंगे कि दिया गया कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर भी दो बातें हो सकती हैं, या तो पीपीएल क्लॉकवाइज घूम जाए या पीपीएल कहां घूम जाए? एंटी क्लॉकवाइज। अगर पीपीएल क्लॉकवाइज घूम रही है तो दिए गए कंपाउंड को हम बोलेंगे कि वो कैसा है? वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर दिया गया कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो हम उसको बोलेंगे कि दिया गया कंपाउंड कैसा होगा? लीवियो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम स्मॉल डी से दिखाते हैं और लीवियो रोटेटरी को हम स्मॉल एल से दिखाते हैं, और स्मॉल डी को हम प्लस से भी दिखाते हैं और एल को हम माइनस से भी शो करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशंस होती है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है when one chiral carbon is present,
when one chiral carbon is present always optically active, always optically active। अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड की जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो कैसे SN1 दिखाता है। देखो जरा ध्यान से, ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो कैसे SN1 दिखाता है। कैसे दिखाएगा, देखना। होता क्या है, मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड है जो कि क्या है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे, इसके अंदर केवल और केवल एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अभी कायरल वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। कायरल का मतलब क्या होता है, कायरल हम उसको बोलेंगे जो दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। वो दो कंडीशंस क्या क्या होंगी, पहली कंडीशन कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो कैसे होगा, या तो 4 सिग्मा हो और 0 लोन पेयर हो, वो sp3 होगा, या फिर 3 सिग्मा हो और 1 लोन पेयर हो, वो भी क्या होगा, sp3 होगा, या फिर 2 सिग्मा हो और 2 लोन पेयर हो, वो भी क्या होगा, sp3। लेकिन यहां पर ये वाली कंडीशन काम नहीं करती, बस ये दो काम करती है। ठीक है, अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो जो ग्रुप्स लगे होंगे, ऑल 4 ग्रुप्स और एटम्स आर डिफरेंट। जो चारों के चारों ग्रुप्स लगे होंगे या फिर एटम्स लगे होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर ऐसी कंडीशंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल। चेक करो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, sp3 ये वाला कार्बन, और चारों के चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन, कायरल। और जो भी कायरल होता है ना उसको हम एक स्टार से दिखाते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक स्टार लगाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये दिया गया कार्बन कैसा है, इसके अंदर जो ये कार्बन है वो कायरल है। अब होगा क्या SN1 के अंदर, क्या होगा कि ये वाला जो हेलोजन है यहाँ से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को लेके, और ये कुछ ऐसा बना देगा। यहाँ पे आ जाएगा R1, यहाँ पे आ जाएगा R2, यहाँ पर आ जाएगा R3 और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब उसका जो p ऑर्बिटल है वो खाली हो गया। अब क्या होगा, अब इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आएगा और आके अटैक करेगा। अब अटैक भी दो तरीके से कर सकता है। कैसे कैसे, या तो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर दे, खाली जगह है, या फिर न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर दे। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करता है तो जो कंपाउंड बनता है वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर दे तो जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और अगर आप इसको ध्यान से कंपेयर कराओ, ये भी कायरल है इसके अंदर कार्बन और ये भी कायरल है, और अगर आप इसको इससे कंपेयर कराओगे तो इससे आपको इसको कंपेयर कराने पे पता लगेगा ये कुछ ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कि इसका क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन। अगर आप इसको और इसको कंपेयर कराओगे तो ये एज इट इज है, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन हो गया। क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। और SN1 के अंदर 50% तो क्या होता है, इन्वर्जन, और 50% क्या होता है, रिटेंशन। अगर मैं इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं, ये दोनों के दोनों इससे बने और SN1 के अंदर बनेंगे। इन दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर की बनने की प्रोसेस को ही बोला जाता है रेसिमाइजेशन। क्या बोला जाता है, रेसिमाइजेशन। एक बात और क्या ध्यान रखनी है, इस रेसिमिक मिक्सचर के अंदर जो A है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, जो B है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जो पूरा मिक्सचर होगा वो क्या हो जाता है, वो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, ये क्या करते हैं एक दूसरे के एंगल को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, जिसकी वजह से रेसिमिक मिक्सचर क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। साथ ही साथ A और B क्या होते हैं, साथ ही साथ A और B जो है ना वो आपस में होते हैं एनेंशियोमर्स। क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स। अभी एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं नॉन
सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ऐसी मिरर इमेज जो आपस पे सुपर इम्पोज ना करें, उनको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, आज के लिए यहीं पे डन।